Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya Study Zone. देखिए आज हम अपनी 10th क्लास की ज्योग्राफी का 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा चैप्टर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है क्योंकि ये काफ़ी लेंथी चैप्टर होने वाला है, तो इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि जो है इसकी लेंथ जो आपके लिए छोटी पड़े और आपको इसे देखने में कोई भी असुविधा ना हो। तो आइए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर। तो देखिए सबसे पहले अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो हमारी कंट्री के अंदर जो है एग्रीकल्चर वो काफ़ी इम्पोर्टेंट एक ऑक्यूपेशन की तरह काम करता है क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस ऑक्यूपेशन के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हैं। मोस्टली जो हमारी 2/3 पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो क्या है इन्वॉल्व है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है जो हमारे लिए फूड प्रोड्यूस करती है और इसके साथ साथ देखिए कि ये दूसरी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए रॉ मटेरियल की तरह भी काम करती है। मतलब ये क्या करती है, रॉ मटेरियल जो है वो दूसरी इंडस्ट्रीज़ को वो प्रोवाइड करवाती है। तो इससे हमें पता इससे आपको पता लग गया होगा कि जो एग्रीकल्चर है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ऑक्यूपेशन है वो हमारी कंट्री के अंदर है। इसके साथ साथ अब आगे देखिए कि टाइप्स ऑफ जो एग्रीकल्चर है या टाइप्स ऑफ फार्मिंग कितने मतलब जो फार्मिंग है वो कितने प्रकार की है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब देखिए इसके नाम से आपको क्लियर हो रहा है कि जो प्रिमिटिव नाम से आपको क्लियर हुआ है कि जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है उसका मतलब क्या है। प्रिमिटिव मतलब जो जैसे पुराने टाइम पर जो व्यक्ति जो लोग होते थे वो किस तरीके से जो है एग्रीकल्चर करते थे, किस तरीके से फार्मिंग करते थे अपने सब्सिस्टेंस मतलब अपने जीवित रहने के लिए, जो निर्वाह एक तरीके से अपना निर्वाह करने के लिए जो फार्मिंग की जाती थी उसको हम जो है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। तो इसके अंदर जो है मतलब सिर्फ आपके अपने जीवन निर्वाह के लिए ही एग्रीकल्चर की जाती है, ना कि जो है कोई ज़्यादा प्रॉफिट वगैरह कमाने के लिए, कोई कमर्शियली या व्यापार करने के लिए ऐसी एग्रीकल्चर नहीं की जाती। तो देखिए ये जो है एग्रीकल्चर है वो काफ़ी स्मॉल जो प्लॉट होते हैं लैंड के उनके ऊपर की जाती है। काफ़ी ज़्यादा जो स्मॉल लैंड होता है उसके ऊपर इसकी जो फार्मिंग है वो की जाती है और इसके अंदर जो टूल्स वगैरह यूज़ होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा काफ़ी प्रिमिटिव है, यानी जैसे कि हो जो और डिगिंग जो स्टिक्स होती हैं उनका यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ पर जैसे हम ट्रैक्टर वगैरह, हार्वेस्टर वगैरह जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं जैसे उनका यूज़ आजकल हम करते हैं तो उनका यूज़ नहीं होता इसके अंदर। इसके अंदर जो है लोग हाथों से काम करते हैं, अपने हाथों से काम करते हुए जो छोटे छोटे औजार हैं उनका यूज़ करते हुए जो है यहाँ पर क्या करते हैं, कृषि करते हैं। तो इसके साथ साथ देखिए ये जो मोस्टली है वो किस पर डिपेंडेंट होती है, ये मॉनसून पर डिपेंडेंट होती है। जो रेन होती है उसी पर जो है इसकी जो उपज है वो जो डिपेंड करती है। और इसके अंदर नेचुरल फर्टिलिटी होती है, कोई फर्टिलाइजर इसके अंदर नहीं मिलाए जाते, ना ही जो है नलकूप से या जो सबमर्सिबल्स वगैरह हैं उनसे इनकी खेती नहीं की जाती जो आजकल मोस्टली आज हम यूज़ करते हैं। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक तरीके से जो ट्राइबल एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं वो इस एग्रीकल्चर को करते हैं, जिसको हम जो है स्लैश एंड बर्न का नाम भी देते हैं। यानी उसको साफ करना और जलाना, यानी जो वन होते हैं, जो पेड़ होते हैं उनको वहाँ से हटाना, उनको बर्न कर देना, जलाना और उस लैंड को क्लियर करना, जो वो पैच ऑफ लैंड है उस हिस्से को क्लियर करके वहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर अपने सस्टेन के लिए, अपने निर्वाह के लिए वहाँ पर फूड क्रॉप्स जो है वो उगाई जाती हैं। तो इसको देखिए झूमिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं हम, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी बोलते हैं। इससे क्या होता है कि जब 2-4 साल तक जब यहाँ पर एग्रीकल्चर कर ली जाती है तो वहाँ की फर्टिलिटी कम होने लग जाती है क्योंकि इसके अंदर हम कोई भी जो फर्टिलाइज़र वगैरह ऐड नहीं करते हैं, तो इसलिए वहाँ की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फार्मर इसको छोड़ देते हैं। इस जो हमने लैंड ये वाला मान लिया, हम मान के चलते हैं कि ये हिस्सा है, इस पर जो जितने भी पेड़ वगैरह थे वो सब हमने साफ़ कर दिए हैं और वहाँ पर हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिए। 2 से 4 साल के बाद क्या हुआ, यहाँ की फर्टिलिटी कम हो गई है और यहाँ पर और ज़्यादा फूड हम नहीं उगा सकते, तो हम क्या करेंगे फिर इस हिस्से को छोड़ देते हैं। दोबारा से दूसरे हिस्से में जो भी पेड़ वगैरह लगे हैं, पेड़ पौधे लगे हैं, उनको साफ़ करके वहाँ पर फिर से एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। और इस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है और हम अलग अलग हिस्से को साफ़ करते हुए
एग्रीकल्चर करते रहते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। तो इसको देखिए अलग अलग पार्ट में जो है, कंट्री के अलग अलग पार्ट में और वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में जो है इसको अलग अलग नामों से हम जानते हैं। तो देखते हैं हम वो कौन कौन सी होती है। तो देखिए जो झूमिंग कल्टीवेशन है उसको ही हम स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो देखिए इनके नाम देख सकते हैं आप। मैक्सिको जो कंट्री है जो कि हमारा नॉर्थ अमेरिका के अंदर पड़ता है, तो वहाँ पर इसको जो है मिल्पा बोला जाता है। मैक्सिको के साथ साथ जो सेंट्रल अमेरिका है, जो बीच वाला, जो सेंट्रल अमेरिका कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच वाले जो छोटे छोटे द्वीप आपको दिखाई देंगे, छोटे छोटे कंट्री जो आपको दिखाई देंगे, उसको हम सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं। तो देखिए वहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, मिल्पा बोला जाता है। वेनेजुएला के अंदर इसको जो है इस कल्टीवेशन को कोनुको बोला जाता है। ब्राजील के अंदर रीका, इसके साथ साथ मसोले इन सेंट्रल अफ्रीका, जो अफ्रीका वाला रीजन है जहाँ पर हमारा सहारा डेजर्ट मिलता है, उसके नीचे वाला जो एरिया है वहाँ पर इसको मसोले बोलते हैं। इंडोनेशिया के अंदर इसको लदांग बोला जाता है। वियतनाम के अंदर इसको रे बोला जाता है। इसके साथ साथ अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर जो अलग अलग स्टेट है वहाँ पर भी इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बेवार और दहिया, ये जो नाम जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर दिए गए हैं। इसके साथ साथ पोडू और पेंडा, ये जो है आंध्र प्रदेश के अंदर इसको बोला जाता है। इसके साथ साथ पामा, दाबी और कोमान, ब्रिंगा, ये तीनों के तीनों नाम जो है वो ओडिशा के अंदर प्रचलित है। कुमारी जो है वो वेस्टर्न घाट के अंदर बोला जाता है। इसके साथ साथ वालरे और वालत्रे, ये जो हमारा राजस्थान का जो साउथ ईस्ट वाला एरिया है, साउथ ईस्ट वाला एरिया कौन सा है, जैसे राजस्थान ऊपर की तरफ, गुजरात से ऊपर की तरफ राजस्थान है, तो हमारा जो है इस एरिया के अंदर क्या की जाती है, ये वाली एग्रीकल्चर की जाती है। जो मध्य प्रदेश के अंदर साथ लगता एरिया है वहाँ पर ये की जाती है, क्योंकि इधर वाले एरिया के अंदर तो आपको डेजर्ट मिलेगा राजस्थान के इस एरिया में, तो यहाँ पर वो जो मध्य प्रदेश के साथ लगता जो एरिया है वहाँ पर ये एग्रीकल्चर की जाती है। और वहीं पर इसका नाम जो है वालत्रे और वालरी बोलते हैं। उसके साथ साथ हिमालयन जो बेल्ट है, हिमालयन की जो बेल्ट है, हिमालय जो एरिया है उसके अंदर जो है खील इसको नाम दिया जाता है। झारखंड के अंदर इसको जो है कुरवा नाम दिया जाता है। इसके साथ साथ झूमिंग नाम इसको जो है असम, मेघालय, मिजोरम और इसके साथ साथ नागपुर के अंदर इसको झूमिंग के नाम से जाना जाता है। नागालैंड के अंदर जो है इसको झूमिंग के नाम से जाना जाता है। पामलोऊ जो है वो मणिपुर के अंदर प्रचलित है। इसके साथ साथ डीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ के अंदर इसको जो है डीपा बोला जाता है। इसके साथ साथ अंडमान निकोबार के अंदर भी इसको दीपा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये हमने देखी है जूमिंग यानी जो स्लैश एंड बर्निंग जो एग्रीकल्चर है उसको किन किन नामों से जाना जा सकता है। तो इन नामों को जो है आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार जो आपको मैच द फॉलोइंग के अंदर ये आ सकते हैं कि आपको जो है 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उनके अंदर आपको मैचिंग में पूछा जा सकता है, या आपको जो है पहले ही मैच करके दिए जा सकते हैं और उनसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। आगे हम बात करते हैं इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग। तो देखिए ये भी जो है हमारी किस एरिया के अंदर, देखिए नाम से आपको पता लग रहा है गहन, काफ़ी ज़्यादा गहन, मतलब छोटे से प्लॉट एरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जब बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन जो है छोटे से एरिया के अंदर जब क्या करती है, एग्रीकल्चर करती है, तो उसको हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। तो देखिए इन द एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन, यानी जहाँ पर पॉपुलेशन का काफ़ी ज़्यादा होती है और जो सारी की सारी पॉपुलेशन, जो मोस्टली पॉपुलेशन वो लैंड के ऊपर डिपेंडेंट होती है और ये जो है काफ़ी ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होती है, यानी काफ़ी ज़्यादा लेबर इसके ऊपर काम करती है, मशीनों का कम यूज़ होता है यहाँ पर। इसके साथ साथ हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स, इसके अंदर जो है बायोकेमिकल इनपुट्स जो भी हमारे फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं वो इसके अंदर डालकर इसको यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ इरिगेशन भी इसके अंदर यूज़ की जाती है, जो समर्सिबल वगैरह से जो इरिगेशन की जाती है, वेल से की जाती है, जो कैनाल्स होती हैं उनसे, रिवर से, वो भी इरिगेशन यहाँ पर यूज़ की जाती है रेन के अलावा। जबकि प्रीमिटिव में हमने क्या देखा था, वहाँ पर ओनली रेन का यानी मॉनसून का हमने यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पर आप इरिगेशन के दूसरे मेथड भी है वो भी यूज़ कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कमर्शियल फार्मिंग। देखिए नाम से ही आपको क्लियर है कि कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, जिसको ट्रेड करने के लिए आप यूज़ करते हैं। ट्रेड करने के लिए मतलब आप जो है अपनी लिमिट से ज़्यादा, यानी जितना आपको चाहिए होता है, जितनी आपकी ज़रूरत होती है जीवन निर्वाह से कहीं ज़्यादा मात्रा में आप क्या करते हो, वहाँ पर एग्रीकल्चर करते हो, फार्मिंग करते हो, तो उसको हम कमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं। यानी दूसरों को सेल परचेज करने के लिए भी आप इसको यूज़ करते हो। तो देखिए इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मॉडर्न इनपुट्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के जो सीड्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, यानी जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपज देते हैं, ऐसे बीजों का यूज़ करते हैं।
इसके साथ साथ हम केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड जो कीटनाशक होते हैं उनका यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ देखिए एग्जाम्पल इसके नाम दिए गए हैं, जैसे कि राइस। राइस जो है, चावल, ये हमारी कमर्शियल क्रॉप है, किसके अंदर, हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर। लेकिन अगर बात करें उड़ीसा की तो वहाँ पर ये सब्सिस्टेंस क्रॉप है, यानी वहाँ के ज़्यादातर लोग जो है वो इस क्रॉप को जो है सब अपने निर्वाह के लिए इस क्रॉप को उगाते हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर एक तरीके से क्या है, अपने लिए कम उगाते हैं, इसको सेल करने के लिए, यानी सेल करने के लिए हम ज़्यादा उगाते हैं। इसके अंदर हम काफ़ी ज़्यादा जो हाई वैरायटी के सीड्स हैं वो हरियाणा और पंजाब के अंदर यूज़ करते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड भी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम उड़ीसा की बात करें तो वहाँ पर जीवन निर्वाह के लिए जो है इस क्रॉप को उगाया जाता है। आगे देखिए जो प्लांटेशन होती है, प्लांटेशन भी एक तरीके से क्या होती है, कमर्शियल फार्मिंग का ही एक टाइप होती है। अब प्लांटेशन का मतलब क्या है, देखिए जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा जो विशाल एरिया होता है ना, उसके अंदर जब एक ही टाइप की जो क्रॉप होती है वो उगा दी जाती है तो उसको प्लांटेशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें टी, कॉफ़ी, रबड़, शुगर केन जो गन्ना होता है, बनाना, इनको जब काफ़ी बड़े एरिया के अंदर जो है सिर्फ एक ही सिंगल क्रॉप जो है उगा दी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको प्लांटेशन बोलते हैं। और देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है मात्रा में कैपिटल की ज़रूरत होती है, क्योंकि लैंड का काफ़ी बड़ा साइज़ है तो आपको कैपिटल भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगानी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो लेबर है वो आपको माइग्रेंट लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि आपके आसपास जो लेबर रहती है वो इसके लिए सफिशिएंट नहीं होगी। इसलिए जो आपको दूसरे जो स्टेट्स हैं वहाँ से भी जो है लेबर को बुलाना पड़ सकता है। तो देखिए असम के अंदर जो है टी एक तरीके से प्लांटेशन क्रॉप है, इसके साथ साथ नॉर्थ बंगाल के अंदर भी, और जो कॉफ़ी है वो कर्नाटका के अंदर जो है एक प्लांटेशन क्रॉप की तरह उगाई जाती है, यानी काफ़ी बड़े एरिया के अंदर उगाई जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए बनाना प्लांटेशन आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े एरिया के अंदर, यहाँ देखिए दूर दूर तक आपको यहाँ पर बनाना की जो कल्टिवेशन आपको दिखाई देगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैम्बू कल्टिवेशन देख सकते हैं, ये देखिए कितने बड़े लार्ज एरिया के अंदर जो है पूरा का पूरा बैम्बू की प्लांटेशन की गई है। आगे देखिए हम बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में कि किस तरीके के जो है इंडिया के अंदर क्रॉपिंग पैटर्न है। तो हम बात करें तो इंडिया के अंदर जो है 3 क्रॉपिंग पैटर्न है, यानी 3 तरीके की जो है फसलें उगाई जाती हैं। अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें रबी की फसल उगाई जाती है, खरीफ की उगाई जाती है और जायद की उगाई जाती है। अब हम ये रबी, खरीफ और जायद इस तरीके से क्यों डिवाइड किया गया है, कैसे डिवाइड किया गया है, क्या इसका क्राइटेरिया है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी हम जो है इसके बारे में अलग अलग से देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रबी क्रॉप्स हैं कौन सी और इनकी क्या अलग से फीचर है। तो देखिए रबी क्रॉप्स वो होती हैं जो कि हमारी विंटर के टाइम पर उगाई जाती हैं, जो विंटर होती है उसके टाइम पर इनको बोया जाता है। अब देखिए ये अक्टूबर से लेकर जो दिसंबर का महीना है उसके अंदर इनको बोया जाता है, और जब काटने का टाइम आता है तो उस टाइम पर गर्मी होती है, समर होती है, तो अप्रैल से लेकर जो जून का महीना है उसके अंदर इसको क्या किया जाता है, काट लिया जाता है। तो इसके अंदर मोस्टली हमारी फसलें कौन सी आती हैं, वीट आता है, बार्ले, पीज, ग्राम, मस्टर्ड, तो ये सारी की सारी फसलें हमारी किसके अंदर आती हैं, रबी क्रॉप्स के अंदर आती है। उसके साथ साथ देखिए कौन से एरिया के अंदर ये उगाई जाती है, जो हमारा नॉर्थ इंडिया का जो नदर्न पार्ट है उसके अंदर ये जो है फसलें उगाई जाती है। तो देखिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो देखिए नॉर्थ इंडिया के अंदर ये जितने भी स्टेट है वहाँ पर ये फसलें उगाई जाती हैं। और देखिए ये जो है इनके टाइम पे क्या होता है कि ये जो प्रेसिपिटेशन मतलब जो रेन होती है, जो विंटर के टाइम पर जो रेन होती है वो इसके लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, इन फसलों के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और वो किसकी वजह से होती है, वो वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन की वजह से होती है, यानी जो हमने मेडिटेरेनियन, देखिए जो मेडिटेरेनियन सी है ना यूरोप के अंदर जो कॉन्टिनेंट के अंदर जो मेडिटेरेनियन सी पड़ता है और जो अटलांटिक ओशियन है, वहाँ से जब वेस्टर्ली चलती है ना, वेस्टर्ली विंड, वेस्ट से आने वाली जो विंड चलती हैं वो अपने साथ क्या करती हैं, वो अपने साथ वहाँ से जो मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशंस हैं वहाँ से मॉइस्चर कैरी करती हुई चलती हैं। जब वो मॉइस्चर कैरी करती चलती हैं तो इंडिया के अंदर जब वो एंटर करती हैं तो वहाँ पर इस नदर्न जो पार्ट है, इंडिया का जो नॉर्थ वाला पार्ट है, वहाँ पर क्या कर देती हैं, रेन कर देती हैं, वो भी विंटर के टाइम पर। क्योंकि समर के टाइम पर जो हमारे यहाँ पर मानसून होता है तो उस टाइम पर ये जो विंड्स होती हैं, वेस्टर्ली जो विंड्स होती हैं
वो इंडिया के अंदर इतने अच्छे से फॉलो नहीं करती। ये क्या करती हैं, ये हिमालय से ऊपर की तरफ टर्न कर जाती हैं, तो इंडिया के अंदर जो है इनका इफेक्ट कम हो जाता है समर के टाइम पर। लेकिन विंटर के टाइम पर क्या होता है कि मानसून जो है, मानसून जो इंडिया के अंदर आता है वो विड्रॉ हो जाता है, वो तो चला जाता है, तो उसकी जगह पर क्या हो जाती है, जो ये वेस्टर्ली जो विंड चलती है ना, वेस्टर्ली जो विंड होती है जो कि हमारी वेस्ट की तरफ से आती है, यूरोप की तरफ से आती है, वो जो है नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या करती है, रेन करती है। तो ये जो रेन होती है, जो सर्दियों में जो रेन होती है, वो हमारी वीट की फसल के लिए और ये जो बार्ले, जितनी भी रबी की फसल है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। उसके बाद बात करते हैं हम खरीफ क्रॉप के बारे में। देखिए खरीफ जो क्रॉप होती है ये हमारी जो है, जब मानसून का टाइम आता है यानी समर के टाइम पर, मतलब जब मानसून का टाइम आता है उस टाइम पर इनको ग्रो किया जाता है। और इनको काटा कब जाता है, जब सितंबर टू अक्टूबर का जो महीना होता है उसके अंदर इनको काट लिया जाता है। अब देखिए कि ये कौन कौन सी फसलें होती हैं, पैडी यानी जो हमारा राइस राइस होता है वो, मैज ज्वार, बाजरा, तूर को अरहर भी बोलते हैं हम, दाल का नाम है ये तूर, और मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। तो ये सारी की सारी हमारी क्या है, खरीफ फसलें हैं। तो आपको इनके नाम याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में जो है आपको जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 4-5 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे और उनमें से पूछा जाएगा कि इनमें से जो है रबी की क्रॉप कौन सी है और खरीफ की क्रॉप कौन सी है। तो इसलिए आपको इनके नाम जरूर याद होने चाहिए कि किस टाइम पर जो है कौन सी फसल जो है वो उगाई जाती है। इसके साथ साथ देखिए ये जो है कौन से एरिया के अंदर उगाई जाती है, आप देख सकते हैं आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, और पार्टिकुलरली जो कोंकण कोस्ट है, कोंकण कोस्ट कौन सी है, जो कर्नाटका, महाराष्ट्र और गोवा वाली कोस्ट है उसको हम कोंकण कोस्ट बोलते हैं। इसके साथ साथ देखिए अलोंग विद उत्तर प्रदेश और बिहार। तो देखिए इसके अंदर मोस्टली कौन से एरिया कवर किए गए हैं, मोस्टली जितने भी कोस्टल एरिया है ना, कोस्टल एरिया जो समुद्र के साथ लगते हुए एरिया है, मोस्टली वहां पर जो है खरीफ क्रॉप उगाई जाती है। और इसके साथ साथ असम में उगाई जाती है, क्योंकि वहां पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इस क्रॉप के लिए ना रेनफॉल बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो असम के अंदर, और इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश और बिहार का एरिया है वहाँ पर भी ये फसल उगाई जाती है। ये जो है पंजाब और हरियाणा के अंदर भी उगाई जाती है, लेकिन यहाँ पर जो क्रॉप उगाई जाती है ना, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर जो क्रॉप उगाई जाती है वो मानसून से उनको कम वाटर मिलता है, उसको बाकी का वाटर वो कहाँ से लेते हैं, कैनाल वगैरह से, और जो भी अंडरग्राउंड जो वाटर होता है, हमारा ग्राउंड वाटर होता है, समरसीबल वगैरह से, वेल वगैरह से, जो नलकूप वगैरह होते हैं उनसे जो है बाकी की इरिगेशन की जाती है। लेकिन जबकि कोस्टल एरिया की अगर हम बात करें, कोस्टल एरिया के अंदर जो है वो मेनली जो है मॉनसून जो होती है उसकी वजह से, और जो भी कोस्ट डे और नाइट जो विंड चलती है, जो सी विंड्स होती हैं, और इसके साथ साथ जो हमारी लैंड विंड्स होती हैं, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, तो उनकी वजह से जो रेनफॉल होता है तो उनके ऊपर, उनकी वजह से वहाँ पर मेनली ज़्यादा जो है वो क्रॉप उगाई जाती है। तो देखिए कई एरिया तो ऐसे हैं कि जो जो रबी की क्रॉप होती है, जैसे अगर हम राइस की बात करें यानी पैडी की बात करें, तो वो 1 ईयर में 3 टाइम्स जो है उगा दी जाती है, 3 टाइम्स, 3 बार उसको जो है 1 ईयर में उगा दिया जाता है। वो कौन से एरिया है, वो देखिए असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। तो यहाँ पर ये जो है इन 3 जगह पर ये जो है एक साल में 3 बार उगा दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो इसको नाम क्या दिया गया, ओस, अम्मान और बोरो। देखिए ओस जो है वो जब हमारी समर के अंदर जब क्रॉप उगाई जाती है तो उसको ओस नाम दे दिया जाता है। जब मानसून के अंदर उगाई जाती है, मानसून के टाइम पर उगाई जाती है तो उसको अम्मान नाम दिया जाता है। बोरो कब दिया जाता है, जब विंटर के टाइम पर उगाई जाती है। क्योंकि ये एरिया ऐसे हैं जहाँ पर आपको जो है जैसे ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का एरिया कैसा है, वो कोस्टल एरिया है, और वहाँ पर टेम्परेचर कैसा रहता है, मॉडरेट ही रहता है, यानी वहाँ पर ठंड नहीं होती सर्दियों के टाइम पर, जितनी कि हमारी नॉर्थ इंडिया के अंदर होती है। और इसको हम जो है अपना जिसके अंदर हमने सीज़न किए थे उस चैप्टर के अंदर जो हम ये कवर कर चुके हैं। इसलिए आपको जो है लास्ट वाले जो चैप्टर्स हैं, पीछे वाले जितने भी चैप्टर हमने किए हैं वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको जो समझ आएगी किस तरीके से जो है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है और किस तरीके से जो हमारे सीज़न बनते हैं, और जो है हर एक सीज़न के अंदर जो है कौन कौन सी फसलों को हम उगा सकते हैं। तो वो सारा का सारा जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जो है पिछले लेक्चर जो है वो जो अच्छे से देखिए, ताकि आपको आगे आने वाले लेक्चर को समझने में इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो। तो देखिए यहाँ पर जो है ये 3 तरह की फसलें जो आप याद रखिए, ये भी आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन सी जो है किस टाइम पर पैडी की फसल जो है उगाई जाती है और उसको क्या नाम दिया जाता है। और जो ओस है वो नाम दिया जाता है समर के टाइम पर, अम्मान जो मानसून के टाइम पर उगाई जाती है, बोरो जो विंटर के टाइम पर उगाई जाती है। अब हम बात करते हैं जायद।
जो क्रॉप्स होती हैं उनके बारे में। देखिए जायद क्रॉप्स जो होती हैं वो रबी और खरीफ जो सीज़न होता है उनके बीच का जो टाइम पीरियड बचता है उस टाइम पर ये उगाई जाती हैं। मेनली जो समर मंथ होते हैं उनके बीच में ये उगाई जाती है। तो देखिए अगर मान लिया हमने जो है अप्रैल के अंदर जो है अपनी फसल काट ली है, जो कि हमने रबी की फसल थी, जो कि हमने अपनी जो है नवंबर के अंदर उगाई थी और हमने अप्रैल के अंदर उसको काट लिया है। और उसके बाद जो है अगली जब मानसून आई है जून या जुलाई, तब भी जून या जुलाई के अंदर हमने जो है अपनी खरीफ की जो फसल है वो क्या कर दी है, वो उगाई है। तो इसके बीच का जो टाइम पीरियड है मई जून, ये 2-3 महीने का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर जो भी आप फसल उगाते हैं, जो भी क्रॉप उगाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको जायद क्रॉप्स बोलते हैं। ये हमारी कौन सी क्रॉप्स हैं, देखिए वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल और फोडर क्रॉप्स, ये कुछ एक क्रॉप्स हैं जो कि जायद सीजन के अंदर उगाई जाती है। अब हम बात करते हैं इंडिया के अंदर जो मेजर क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी क्रॉप उगाई जाती हैं, उनके लिए कैसा टेम्परेचर चाहिए होता है, कैसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है, इसके साथ साथ जो है वो कि कौन से एरिया के अंदर उगाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है इसके अंदर देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें कि इंडिया के अंदर मेन फसलें कौन सी हैं। देखिए राइस, व्हीट, मिलेट, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, सुगरकेन, ऑयल सीड, कॉटन, जूट। तो ये सारी की सारी मेजर क्रॉप्स हैं जो कि हमारे इंडिया के अंदर उगाई जाती हैं। तो हम इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं कि इनकी क्या क्या जो है खासियत है, क्या क्या विशेषताएं हैं, किस तरीके का टेम्परेचर इनके लिए चाहिए, कैसा रेनफॉल चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम राइस की बात करते हैं। राइस के अंदर अगर हम बात करें कि जो हमारी कंट्री जो है वो वर्ल्ड के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो चाइना सबसे ऊपर है राइस को प्रोड्यूस करने में पूरे वर्ल्ड के अंदर, और सेकंड नंबर पर जो हमारी कंट्री का नाम आता है इंडिया। अब देखिए इसके लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, मतलब आपको थोड़ा गर्मी वाला जो टाइम है वो होना चाहिए। हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। हाई ह्यूमिडिटी मतलब एयर के अंदर मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, एयर के अंदर वाटर वेपर की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। और इसके लिए रेनफॉल जो है एनुअल रेनफॉल वो 100 सेंटीमीटर तक कम से कम होना चाहिए। इससे मतलब ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। कम से कम 100 और इससे ऊपर 200 250 इतना भी जा सकता है। अब देखिए अगर हम बात करें तो ये किस एरिया के अंदर उगाई जाती है, तो ये देखिए नॉर्थ एरिया के नॉर्थ जो हमारा एरिया है, पंजाब हरियाणा वाला, उत्तर प्रदेश वाला एरिया है। नॉर्थ ईस्टर्न मतलब बिहार झारखंड उड़ीसा वाला एरिया, वेस्ट बंगाल वाला एरिया है। कोस्टल एरिया के अंदर हमने बात की तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये वाले एरिया जो कोस्टल एरिया। और डेल्टाइक एरिया मतलब जो हमारे वेस्ट बंगाल वाले एरिया है, वहाँ पर जो हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो डेल्टा बनाती हैं। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश का एरिया अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमारी कृष्णा और जो गोदावरी रिवर है वो डेल्टा बनाती है। तो उन एरिया के अंदर जो है ये क्रॉप काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो है कैनाल से भी इरिगेशन की जाती है। जैसे पंजाब हरियाणा यूपी वाले एरिया है वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में जो है रेनफॉल नहीं होता, तो इसलिए जो है वहाँ पर कैनाल से इरिगेशन की जाती है। नहर का पानी लेकर वहाँ पर इरिगेशन की सिंचाई की जाती है, ट्यूबवेल वगैरह लगाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहाँ पर होता है ये मोस्टली कहाँ पर होता है, पंजाब वाला एरिया, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, और उसके साथ साथ जो पार्ट ऑफ राजस्थान है। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर रेनफॉल जो है वो बहुत कम होता है, इसलिए जो है लेकिन हमें पता है कि राइस की जो क्रॉप होती है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें वाटर चाहिए होता है। तो इसलिए इस वाटर की कमी को पूरा कहाँ से किया जाता है, कैनाल इरीगेशन के द्वारा, जो रिवर्स वगैरह होती हैं उनके द्वारा, और ट्यूबवेल के द्वारा हम क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर जो होता है उसको ऊपर की तरफ एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके द्वारा हम सिंचाई करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड क्रॉप के बारे में, वो है हमारी व्हीट। तो देखिए सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्रॉप है ये सीरियल क्रॉप है, अनाज वाली क्रॉप है। तो सबसे पहले हम बात की थी राइस मेन इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पर हमारी है कौन सी, सीरियल क्रॉप है। तो देखिए ये नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है उसके अंदर उगाई जाती है, मतलब यही जो हमारे पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश वाले जो एरिया हैं इनके अंदर ये क्रॉप उगाई जाती है। और इसको उगाने के लिए क्या चाहिए, जब इसको उगाते हैं तो उस टाइम पर इसको कूल सीजन चाहिए होता है, ठंडा मौसम चाहिए होता है, इसलिए इसको सर्दियों के टाइम पर उगाया जाता है। और जब इसको काटते हैं तो ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है, मतलब काफ़ी चमकीली धूप जो है वो चाहिए होती है, सन की रोशनी चाहिए होती है
इसको पकने के लिए। और देखिए यहाँ पर रेनफॉल जो है ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, यहाँ पर जो है 50 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक रेनफॉल ही सफिशिएंट होता है। और इसके साथ साथ देखिए ये दो एरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ पर ये उगाई जाती है। एक तो हमारा गंगा और सतलुज के जो प्लेन्स है वहाँ पर उगाया जाता है इसको, जो कि हमारा ये जिसके अंदर हमारे जो पंजाब वाला एरिया आता है जिसके अंदर से सतलुज फ्लो करती है, हिमाचल वाला एरिया आता है और यूपी वाला एरिया जहाँ पर गंगा फ्लो करती है। तो ये सारे के सारे एरिया जो हैं इसके अंदर आते हैं। और नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट ये वही वाला एरिया है जो पंजाब हरियाणा वाला एरिया है, उसी को ही नॉर्थ वेस्ट पार्ट बोलते हैं। और इसके साथ साथ दूसरा रीजन कौन सा है, जहाँ पर डेक्कन के अंदर जहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलती है वहाँ पर उस एरिया के अंदर जो है ये दो जगह पर ये मेन इंपॉर्टेंट जो है जहाँ पर वीट उगाई जाती है। तो इसके अंदर देखिए कौन कौन से एरिया जो है वो कवर किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के पार्ट हैं, वहीं पर जो है वीट को उगाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए चावल जो है यहाँ पर जो ये बिल्कुल डार्क ग्रीन आपको एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है चावल उगाया जाता है। ये देखिए ये जो कोस्टल एरिया है, ये देखिए कोस्ट वाला एरिया है, यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा चावल उगाया जाता है। इसके साथ साथ ये असम का एरिया आप देख सकते हैं, ये असम देखा था हमने। और ये देखिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जो है इरिगेशन की जाती है कैनाल वगैरह से। और ये जो है राजस्थान का कुछ एरिया, ये मध्य प्रदेश का कुछ एरिया आप देख सकते हैं। तो ये चावल यहाँ पर उगाया जाता है। अगर हम बात करें गेहूं के बारे में बात करें, वीट के बारे में बात करें, तो देखिए वीट के अंदर ये देखिए हमने बात की थी जहाँ पर थोड़ा ठंडा मौसम होता है, नॉर्थ वेस्ट वाला जो रीजन है, ये देखिए नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए जम्मू एंड कश्मीर का कुछ हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और ये राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड का एरिया देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ये आप देख सकते हैं ये मध्य प्रदेश और ये राजस्थान का एरिया। तो यहाँ पर ये बिहार। तो यहाँ पर देखिए ये वीट मेनली जो है इस एरिया के अंदर ही कंसंट्रेटेड है, नीचे वाले एरिया के अंदर वीट नहीं उगाई जाती है। यहाँ पर क्या उगाया जाता है, यहाँ पर राइस उगाया जाता है मेनली। तो यहाँ पर ये पैडी और जो है वीट आप देख सकते हैं, ये पैडी इस तरीके से जो है इनकी प्लांटेशन की जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वीट देख सकते हैं। ये आगे हम बात करते हैं मिलेट्स के बारे में। देखिए मिलेट्स के अंदर जो है काफ़ी जो क्रॉप्स हैं वो इनको इंक्लूड किया जाता है। देखिए मेनली इनके अंदर कौन कौन सी क्रॉप इंक्लूड की जाती है, एक ज्वार, बाजरा और रागी। मेन इंपॉर्टेंट क्रॉप ये हैं जो इंडिया के अंदर मिलेट्स के अंदर इंक्लूड की जाती हैं, जिनको इंडिया के अंदर उगाया जाता है। देखिए इनको कोर्स ग्रेन यानी मोटे अनाज भी बोलते हैं, इनको कोर्स ग्रेन, काफ़ी मोटे अनाज होते हैं और इनका न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है इनसे। ये काफ़ी रिच होते हैं काफ़ी सारे मिनरल्स के अंदर। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल जो रागी होती है वो किस किस का रिच सोर्स है। अब देखिए इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आयरन मिलता है, कैल्शियम मिलता है और कुछ और माइक्रो न्यूट्रिएंट, छोटे छोटे न्यूट्रिएंट और रफेज यानी रेशे वगैरह जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं वो मिलते हैं। उसके बाद बात करें हम ज्वार के बारे में, तो देखिए ज्वार जो है वो हमारा जो है थर्ड इम्पोर्टेंट मेजर क्रॉप है। फर्स्ट हमने बात की थी हमारा पैडी था, राइस, सेकेंड हमने बात की थी वीट था और थर्ड नंबर पे हमारा ज्वार जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर उगाया जाता है। तो ये थर्ड इम्पोर्टेंट जो है फूड क्रॉप है जिसको लोग खाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेजर कहाँ पर उगाया जाता है ज्वार, ये हमारा महाराष्ट्र के रीजन जो कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और मध्य प्रदेश, इन रीजन के अंदर इसको उगाया जाता है। उसके बाद बात करें बाजरे के बारे में, बाजरा जो है वो हमारा मेनली जो है सैंडी सॉयल होती है, जो जैसे जो राजस्थान वाली जो सोयल है जहाँ पर मेनली सैंड मिलता है, रेत ही रेत मिलता है, तो वो वाली थोड़ी जो सोयल होती है वहाँ पर ये सैलो ब्लैक सोयल के अंदर जो कि डेक्कन रीजन के अंदर मिलती है, वहाँ पर जो है बाजरा उगाया जाता है। तो मेनली कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पर बाजरा उगाया जाता है, तो राजस्थान, तो आपको बताएं कि वहाँ पर सैंडी सोयल मिलती है, उत्तर प्रदेश के अंदर, और इसके साथ हम महाराष्ट्र, यहाँ पर जो डेक्कन वाला रीजन है जहाँ पर ब्लैक सोयल मिलती है, महाराष्ट्र के अंदर गुजरात और हरियाणा, ये कुछ एरिया हैं जहाँ पर बाजरा उगाया जाता है। अब देखिए रागी की बात करें तो रागी जो है मेनली कौन से रीजन के अंदर उगाई जाती है, ये एक तरीके से ड्राई रीजन होता है जो वहाँ पर उगाई जाती है। और इसके साथ साथ देखिए ग्रो वेल इन रेड जो सोयल होती है, ब्लैक, सैंडी, लूमी और सैलो ब्लैक सोयल, इनके अंदर उगाई जाती है। रेड हो, ब्लैक हो, सैंडी हो, लूमी हो, किसी मेनली जो है ऑलमोस्ट सभी टाइप की जो सोयल होती है उसके अंदर उगाई जाती है। अब देखिए ये मेजर कौन कौन से जो स्टेट हैं जहाँ पर ये फसल उगाई जाती है, तो ये कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश। तो इन एरिया के अंदर ये हमारे जो है मिलेट्स जो है वो उगाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप ये बाजरा ये देख सकते हैं,
ये बाजरा की पिक्चर है। इस तरीके की क्रॉप्स हैं जो उगाई जाती हैं। आगे हम बात करते हैं मैज के बारे में। मैज मतलब मक्का जो होता है, ये एक तरीके से फूड की तरह भी काम करता है, फोडर की तरह भी काम करता है। मतलब आप भी इसको खा सकते हैं और पशुओं के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है चारे की तरह। और इसका टेम्परेचर देखिए, ये इस टेम्परेचर के बीच में जो है उगाया जाता है। तो आप देख सकते हैं 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जरूर होना चाहिए। मतलब गर्मियों के टाइम पे इसको उगाया जा सकता है। ओल्ड एलुवियल जो सोयल होती है, एलुवियल सोयल कहाँ पर मिलती है? मेनली जो हमारा हिमालय के नीचे वाला जो एरिया है जहाँ पर रिवर्स फॉलो करती हैं, वहाँ पर एलुवियल सोयल पाई जाती है, वहाँ पर ये मेन उगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार जो है वो बिहार मैज को ग्रो करता है इन रबी सीजन के अंदर। जो रबी सीजन होता है, राबी जो सीज़न होता है, राबी सीज़न मतलब वीट वाला, जब जिस टाइम पे हम वीट उगाते हैं, सर्दियों वाला जो टाइम होता है, उस टाइम पर जो है बिहार के अंदर उगाया जाता है सीज़न। आल्सो कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश, इसके साथ साथ इस एरिया के अंदर भी जो है इसको उगाया जाता है। तो बिहार में जो है इसको आप एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरह याद कर सकते हैं कि बिहार में इसको रबी की फसल की तरह उगाया जाता है। लेकिन बाकी एरिया की अगर हम बात करें, जैसे कि कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और बिहार, मतलब दूसरे एरिया जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दूसरे एरिया भी हैं जहाँ पर इसको जो है खरीफ की क्रॉप की तरह भी उगाया जाता है। खरीफ की क्रॉप की तरह भी आप इसको उगा सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है आपका किस टाइम पर होता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर आपका सिर्फ जो है गर्मियों के टाइम पर ही हो सकता है, ना कि सर्दियों के टाइम पर। उसके बाद देखिए पल्सेस, जो दालें वगैरह हैं, वो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है इंडिया के अंदर दालों को प्रोड्यूस किया जाता है। इसके साथ साथ कंज्यूमर भी लार्जेस्ट है वर्ल्ड के अंदर। मतलब सबसे ज़्यादा जो है यूज़ भी इंडिया ही करता है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी करता है और सबसे ज़्यादा जो है खाने के लिए यूज़ भी करता है। तो पल्सेस का तो देखिए, ये मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है इससे जो है प्रोटीन मिलता है। जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, वेजिटेरियन जो लोग होते हैं, यानी जो शाकाहारी लोग होते हैं, उनके लिए मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन है ये। इसके साथ साथ देखिए कुछ दालों के नाम जो दिए गए हैं, पल्सेस के नाम देखिए, तूर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस और ग्राम, ये सारी की सारी पल्सेस हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इनके लिए काफ़ी कम मात्रा में मॉइस्चर चाहिए होता है, ज़्यादा आपको वाटर की ज़रूरत नहीं होती। ड्राई कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर जाती हैं, ज़्यादा अगर वाटर नहीं होता है तो भी ये सर्वाइव कर जाती हैं। ये काफ़ी लुमिनियस जो क्रॉप्स होती हैं, और दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर, ये जो अरहर की क्रॉप होती है उसको छोड़कर अगर बाकी की क्रॉप्स के बारे में बात करें, तो वो जो है उनको हम उगा सकते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करने के लिए, रीस्टोर करने के लिए। अगर मान लिया हमारी जो सॉइल है वो इनफर्टाइल हो चुकी है, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में जो है अरहर को छोड़कर बाकी की जो दूसरी अगर पल्सेस अगर हम उगाते हैं, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए भी काम आती है। क्योंकि ये क्या करती हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन को फिक्स कर देती है अपनी जड़ों के अंदर, यानी जो एयर के अंदर से क्या करती है, एयर के अंदर से जो नाइट्रोजन होती है उसको लेकर के उसको जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनकी सहायता से उसको सॉइल के अंदर फिक्स कर देती हैं, और वो एक तरीके से जो है प्लांट्स के द्वारा उसको एक न्यूट्रिएंट की तरह यूज़ कर लिया जाता है। क्योंकि नाइट्रोजन को ये किस में चेंज कर देती है, अमोनिया में चेंज कर देती हैं, और वो जो है प्लांट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। अब देखिए किसके एरिया के अंदर उगाई जाती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका, इन एरिया के अंदर इसको उगाया जाता है। तो यहाँ पर ये मक्का जो आप देख सकते हैं, मक्के की जो बात की थी हमने, और जो बाकी दूसरी दालें हैं उनके बारे में बात की। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर जो है वो, ये फर्स्ट जो पार्ट है चैप्टर का, वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। आपके डाउट जो है वो आपको रिजॉल्व करवा दिए जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप PDF चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। So this is the end of this chapter. If you like the video, then please like, share, and subscribe our channel and press the bell icon for the further notification. Thank you for watching the video. Take care of yourself and God bless you. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.